डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अभी मिड डे प्राइम में हम आपको बताएंगे कि कैसे G20 को लेकर अभी से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, यानी ट्रंप इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं साउथ अफ्रीका। क्या रहेगा भारत का भी एजेंडा बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे SIR को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। क्या कुछ इसमें भी डेवलपमेंट है, इसकी भी आपको देंगे जानकारी। यानी इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन को बताया प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर। पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। ममता बनर्जी के पत्र को बताया भ्रामक और राजनीति से प्रेरित। वहीं कोलकाता में EVM व्यवस्था की जांच के लिए चुनाव आयोग की विशेष कार्यालय। देश विरोधी बयानों को लेकर बीजेपी ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ। कहा कांग्रेस के DNA में देश विरोधी खून, माओवादियों की तरह काम कर रही है कांग्रेस। लगाया देश विरोधी ताकतों का साथ देने का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट के बाद LG VK सक्सेना का बड़ा फैसला। पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को दिया आदेश। अमोनियम नाइट्रेट के डिजिटल रिकॉर्ड्स रखने का आदेश। खरीदार विक्रेताओं की तस्वीरें और रिकॉर्ड होगा जरूरी। और 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने किया युवा प्रतिभाओं को संबोधित। कहा युवा ही बनाएंगे विकसित भारत 2047। एम्बेसडर्स राउंड टेबल का भी हुआ आयोजन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की जोहानिसबर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण भी विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मसले हैं जिन पर चर्चाएं होंगी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस वक्त विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और PM इस दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में इस मंच पर भारत का क्या रहेगा संदेश, विश्व की भी रहेगी इस पर नजर। और G20 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। PM ने कहा कि मैं 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है, जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन खास है क्योंकि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीका यूनियन G20 का सदस्य बना था। ये सम्मेलन दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगा। इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत के नई दिल्ली और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है। मैं इस शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और हमारे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित छठे IPSA शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दौरे के दौरान मैं दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य जो बहुत बेहतर तरीके से इस बात को सामने रखता है कि
भारत के G20 के मंच पर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। भारत ने जब G20 की अध्यक्षता की थी तो वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ, इसी सोच के साथ इसके जब अध्यक्षता की थी तो बहुत सारे ऐसे बिंदु थे, बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिनके ऊपर भारत ने न केवल एक्शन में लेकर आए तमाम देशों को, बल्कि इसी दिशा को आगे बढ़ाते नजर आए हैं ब्राजील भी और अब साउथ अफ्रीका भी। तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत का क्या रहेगा, विश्व के लिए संदेश रहेगी, इस पर खास नजर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भारत के नेतृत्व में ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलनों का आयोजन शुरू हुआ और ग्लोबल साउथ को किस तरीके से उनके हितों को वैश्विक मंच पर महत्व दिया जाना आवश्यक है, इसे न केवल बातों में बल्कि कथनी के साथ करनी में भी भारत ने कर दिखाया है। और इस दिशा में अगर हम देखें तो G20 के एकदम बाद वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का सम्मेलन जिसमें 125 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन G20 के मंच पर इस मंच के साथ दक्षिण अफ्रीका को जब अफ्रीकी संघ को जोड़ा गया तो वो भी भारत की अध्यक्षता में संभव हो पाया था, जिसके बाद अब ये पहली बार है कि अफ्रीका की धरती पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि साउथ अफ्रीका के बाद अब G20 की अध्यक्षता अमेरिका के पास जाने वाली है और इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बयान हाल फिलहाल आए हैं उनसे जरूर चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं, क्योंकि G20 एक ऐसा मंच है जिसमें डिक्लेरेशन आना, सब देशों की सहमति के साथ ही डिक्लेरेशन का आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और G20 का चूंकि अगला अध्यक्ष अमेरिका है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी घोषणा कर दी है कि ना तो वो और ना ही अमेरिका का कोई अधिकारी प्रतिनिधि जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। अब ट्रंप, हम जानते हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत हैं उनके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया जा रहा है। इसके विरोध में ही उनका ये कहना है कि वे जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहे इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिका खुद तो नहीं आ रहा है, उसने यह भी कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में G20 में किसी प्रकार का डिक्लेरेशन न अपनाया जाए। अब यह सदस्य देशों पर निर्भर करेगा कि इस पर क्या सहमति बनती है, लेकिन मेजबान देश का कहना है कि G20 सामूहिक समूह है और निर्णय सभी सदस्यों की भागीदारी से ही लिया जाएगा और G20 अपनी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। G20 में शिखर सम्मेलन के बाद अध्यक्षता हैंडओवर की परंपरा है, जिसमें मेजबान अगले अध्यक्ष को बैटन हैंडओवर करता है। चूंकि ट्रंप जोहान्सबर्ग नहीं आएंगे, इसलिए हैंडओवर को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। चूंकि अमेरिका का कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं आएगा, इसलिए पारंपरिक मंच पर कोई औपचारिक हैंडओवर संभव नहीं होगा। 1 दिसंबर से अमेरिका स्वतः G20 की अध्यक्षता तो ले सकता है, लेकिन वह अगले साल के लिए कौन सा एजेंडा तय करेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से परेशान है। लेकिन रोचक बात यह भी है और विडंबना भी कर सकते हैं कि जिस अमेरिका की धरती पर G20 की बैठक सबसे पहले हुई थी, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने G20 का अभी इस साल बहिष्कार कर रखा है। अब फिर भी इंतजार रहेगा कि 2026 में G20 कौन सा रूप ग्रहण कर सकता है। जोहान्सबर्ग के लिए DD न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहित जोशी के साथ मैं अखिलेश सुमन। तो अमेरिका की ओर से कोई हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि बातें ये भी आ रही हैं कि एक्टिंग एम्बेसडर को क्लोजिंग सेरेमनी के लिए जरूर भेजा जा सकता है। और जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, कह सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। ये जो बैटन को यानी अध्यक्षता को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब यह सवालिया निशान लग चुके हैं, लेकिन क्या ये एक्टिंग एम्बेसडर आ रहे हैं अमेरिका की ओर से इसकी सेरेमनी में हिस्सा लेने? निश्चित तौर पे यह माना जा सकता है कि अमेरिका हो सकता है कि अंतिम दिन कोई सांकेतिक तरीके से वो बैटन को ट्रांसफर करने की कार्रवाई में हिस्सा ले, क्योंकि अभी तक हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कड़ा रुख अपना रखा है और वे खास तौर पे दक्षिण अफ्रीका के बारे में कह रहे हैं कि वहां हम नहीं जाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा वहां गए थे, आपको याद होगा, और उसके बाद सिरिल रामाफोसा से उनकी काफी गर्मागर्म बहस भी हुई थी। तो इस लिहाज से ट्रंप ने उसके बाद यह घोषणा कर दी कि वो बहिष्कार करेंगे कोई भी अधिकारी। पहले बात ये थी कि हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट जाए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं जाएंगे, कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा। एक कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है G20 के लिए, और इस चुनौती को जो G20 में शामिल सदस्य देश है वो किस तरीके से निपटेंगे, यह एक महत्वपूर्ण बात है। अब यह हो सकता है कि बैटन ट्रांसफर जिस समय होता है वो आखिरी जो एक तरह से कार्रवाई होती है G20 की,
उस बैटन ट्रांसफर के समय इस बात की संभावना नजर आ रही है कि हो सकता है वहां जो एम्बेसडर है अमेरिका के, वो एम्बेसडर आके बैटन ले ले और जी। उसके बाद औपचारिक तौर पे G20 उसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ले। हालांकि एक बात यह भी है कि G20 का कोई औपचारिक कार्यालय नहीं होता, G20 का कोई औपचारिक सेक्रेटेरिएट नहीं होता। तो अगर इस पारंपरिक कार्रवाई में नहीं भी भाग लेंगे, फिर भी एक कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक रूप से अमेरिका के पास यह अध्यक्षता चली जाएगी और अमेरिका हो सकता है कि इस रूप में भी उसके बाद 1 दिसंबर से शुरू कर दे अपनी जो अध्यक्षीय जो उसकी उसका जो भी उसका काम होगा। जिस तरीके से G20 के कई सारे बैठकें होती है, जैसे जी। दक्षिण अफ्रीका ने 130 बैठकें की है, तो कल भी G20 की बैठक होगी की दक्षिण अफ्रीका। जी अखिलेश, लेकिन ये हम समझ सकते हैं क्योंकि अमेरिका ट्रंप की ओर से ये भी कहा गया है कि हमारी अनुपस्थिति में कोई डिक्लेरेशन भी नहीं आना चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिस तरीके से जो प्रक्रिया चलती रही है उस पर काम होता रहेगा। भारत के नजरिए से अगर हम बात करते हैं अखिलेश, तो ये भी समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने से पहले जो वक्तव्य दिया उसे बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि तमाम वैश्विक हितों से जुड़े मुद्दे जिन पर भारत अपना बात रखता रहा है उन पर ही भारत का फोकस भी रहेगा। लेकिन भारत की उपस्थिति इस G20 के मंच पर मौजूदा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रखती है? देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भी भारत है। एक इस तरीके से अगर कहेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार, रूल ऑफ लॉ जहां काम करता है, जहां सारे कानून माने जाते हैं, WTO से रिलेटेड व्यापार के सारे नियमों को हम मानते हैं। और वैसी स्थिति में G20 जिसकी उत्पत्ति हुई थी आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, और दुनिया में अगर कोई आर्थिक झटका आता है तो उसे किस तरीके से सस्टेन कर पाएगा, इसीलिए दुनिया के जो 19 महत्वपूर्ण देश और उसमें कि अभी हो गए हैं 2 यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, तो इन सारे देश किस तरीके से आगे जो आर्थिक एजेंडा है दुनिया का, जो लगातार चुनौतियां हैं उस चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। तो इस बार का जो शिखर सम्मेलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए सुनिश्चित कर रहे हैं को इस बैठक में आए। देखिए, जैसा कि 2023 में जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता थी, तो भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले ग्लोबल साउथ के देशों का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था, काफी सफल रहा था। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन जब समाप्त हुआ भारत में, उसके बाद भी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो भारत ने एक तरीके से G20 में एक ग्लोबल साउथ के एजेंडा को, सरल भाषा में कहें तो विकासशील देशों के एजेंडा को स्थापित करने की कोशिश की है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है अखिलेश कि जो भारत ने ने दिशा दिशा तय की थी, जो एजेंडा सामने लेकर आया था भारत, उसी को इस बार भी ब्राजील के बाद इस बार भी साउथ अफ्रीका में उसको आगे बढ़ाने पर काम होगा। लेकिन क्या हम एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स की उम्मीद रख सकते हैं? वहां पर इस बात को लेकर भी क्या संभावना जताई जा रही है कि शब्दों से आगे बढ़कर एक्शन पे काम किया जाए? निश्चित तौर पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के अन्य जो विकसित देश है जो इसके सदस्य हैं वो तो आ रहे हैं और उनका कोई प्रतिनिधि भी शामिल होगा। तो इस रूप में कहें कि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश है जो G20 के जो सदस्य देश है उनके बीच एक कोशिश होगी। और जो दुनिया की जो तात्कालिक चिंताएं हैं, दुनिया की जो तात्कालिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश होगी। जिससे कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो छोटे देशों के साथ, जो विकासशील देशों के साथ जो एक कर्ज का बोझ है, उस कर्ज के बोझ से दुनिया कैसे निपटेगा। उसके बाद रिजिलियंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, जिसमें कि प्राकृतिक आपदा के समय कैसे देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये जो सारे थीम है, इन सारे थीम पे चर्चा होगी। निश्चित तौर पे एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी और इस कंसेंसस से एक डॉक्यूमेंट निकलेगा, एक कम से कम चेयरमैन स्टेटमेंट जा सकता है। तो इस स्थिति में यह जो शिखर सम्मेलन है निश्चित तौर पे अपनी तरफ से एक एजेंडा तय करने की कोशिश करेगा। लगातार 4 सालों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में ही अभी तक G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है, ये चौथा होगा। तो ग्लोबल साउथ का एजेंडा तो एक तरीके से स्थापित हो गया है। अब इसके बाद अमेरिका और अन्य जो विकसित देश है उनके पास से जा रहा है। तो एक कह सकते हैं ग्लोबल साउथ ने अपना एजेंडा पास ऑन किया है और आगे कर लेंगे। उसके बाद विकसित देशों को तय करना है कि किस तरीके से जो दुनिया पर अखिलेश, अगर प्रधानमंत्री की उपस्थिति की बात करें तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सेशंस हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री सारे सेशंस में हिस्सा लेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 3 जो महत्वपूर्ण जो थीमेटिक सेशन है, इन तीनों थीमेटिक सेशन में उनको उपस्थिति होगी। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से जो भारत की जो अनुभव रहा है
वो भारत के अनुभव को शेयर करेंगे G20 के सदस्यों के साथ। उसके अलावा भारत क्या G20 के सदस्यों के साथ क्या योगदान कर सकता है, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों को उस बात में को भारत का जो अचीवमेंट है उसे पेश करेंगे। और निश्चित तौर पर किस तरीके से आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन आने वाली चुनौतियों को किस तरीके से विकसित देश और विकासशील देश ग्लोबल साउथ के देश मिलकर किस तरीके से इन चुनौतियों को कंपेयर कर सकते हैं, इन बातें अपना। चलिए, नजर रहेगी अखिलेश G20 का जब शुभारंभ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर तो विश्व की नजर रहती है, लेकिन G20 से इतर भी जो द्विपक्षीय बैठकें होंगी, वार्ताएं होंगी, उन पर भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आज तिरुमला स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। पुजारियों के साथ राष्ट्रपति मंदिर में दाखिल हुई और ध्वज स्तंभ पर प्रार्थना की। राष्ट्रपति कल शाम तिरुपति जिले के तिरुचन्नूर स्थित श्री पद्मावती मंदिर पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने तिरुमला में दर्शन किए। श्री पद्मावती मंदिर में पूजा के बाद पुजारियों ने उन्हें आशीर्वाद मंडपम में शेष वस्त्रम और मंदिर का प्रसाद प्रदान किया। वहां उन्हें देवी की तस्वीर भी भेंट की गई। दुनिया के सबसे धनवान हिंदू मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधिकारिक प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज के हरिपुर में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह के दौरान अमित शाह ने देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ के जवानों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जब तक बीएसएफ सीमा पर है, कोई भी देश घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके अलावा उनकी वजह से लोग चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार बीएसएफ के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और सशस्त्र बलों के लिए सरकार ने आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है। गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लोगों का धर्म पूछ कर मारा गया और बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की सीमा से छेड़खानी का परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। पहलगांव में हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं।
और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर को लेकर कहा कि बीएसएफ ने देश में घुसपैठ के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। कांग्रेस की ओर से चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने बेचलेट के भारत विरोधी रुख को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है और जिस महिला ने कदम कदम पर भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, उनके रग रग में भारत विरोधी खून बह रहा है। एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचेलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती हैं? पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं। और साथ ही इस अवसर पर गौरव भाटिया ने कहा कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ होता है तो कांग्रेस को दिखाई नहीं देता, लेकिन मिशेल बेचलेट कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाने की बात करती हैं और मानव अधिकारों के हनन की बात करती हैं। यह उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। जिनको सोनिया गांधी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी फाउंडेशन पुरस्कृत कर रहा है, पीस का, शांति का पुरस्कार दे रहा है, वो तो ये कहती हैं दखल अंदाजी करके हमारे अंदरूनी मामले में कि अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए और जो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर के निवासी हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तो भाजपा के निशाने पर कांग्रेस। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। ये बैठक 30 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज के साथ साथ सत्र के विधेयकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग और आम राय बनाने का प्रयास भी होगा। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें होंगी। सरकार के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस सत्र में सरकार पारित कराने का प्रयास करेगी। और महत्वपूर्ण खबर जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में लाल किले के पास कार में हुए आतंकी विस्फोट के बाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को कई एहतियाती और निवारक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एलजी सेक्रेटेरिएट की तरफ से पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को अलग अलग लिखकर भेजे गए मैसेज में कई निर्देश दिए गए हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री करने वाली संस्थाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना, जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं की तस्वीरों के अलावा अन्य प्रासंगिक विवरण भी शामिल हों। नागरिकों का ब्रेन वॉश करने के उद्देश्य से कट्टरपंथी सामग्री की साइंटिफिक ट्रैकिंग के लिए मेटा, ट्विटर, एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रमुखों के साथ परामर्श अभ्यास भी आयोजित करें।
संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी को मजबूत किया जाना चाहिए। एक केंद्रीय डेटा संग्रह बनाएं जिसमें अस्पतालों, खासकर निजी अस्पतालों द्वारा नियोजित डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रिकॉर्ड्स, उनकी मेडिकल डिग्रीज के विवरण भी शामिल हों। वाहनों, खासकर सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री और खरीद में लगे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फाइनेंसर्स के साथ परामर्श प्रक्रिया आयोजित की जानी चाहिए। स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां वास्तविक मालिक पंजीकृत मालिक से अलग हो। ऑटो रिक्शा के मामले में यह समस्या सबसे गंभीर बताई जा रही है, जहां परमिट धारक वास्तविक मालिक से अलग होता है। तो दिल्ली में जो आतंकी धमाका हुआ उसके बाद सरकार की ओर से तमाम पहलुओं पर जांच इस वक्त जारी है, लेकिन जिन कारणों के कारण ये हो पाया, अब उन तमाम कारणों पर भी काम करती नजर आ रही है सरकार। और इसी प्रयास के तहत हम देख सकते हैं कि दिल्ली के एलजी ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन तमाम पहलुओं को लेकर सरकार सक्रियता से काम करे, इसी दिशा का संकेत देते भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक रावत इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले सबसे बड़ी बात, निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके आगे अब किस तरीके से इसे भी संभव किया जाएगा एलजी सेक्रेटेरिएट के द्वारा कि जो बिंदु आगे रखे गए हैं इन पर काम भी हो? जी देखिए, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो उपराज्यपाल के अधीन आती है। यही वजह है कि उपराज्यपाल ने जो हाल ही में जो ब्लास्ट का मामला हुआ है उसको संज्ञान में लेते हुए और जो बैठकें वो लगातार कर रहे थे उसके बाद से, उसमें उन्होंने कुछ निर्देश जो है अपनी चिट्ठी के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दोनों को भेजे हैं, ताकि प्रशासनिक तौर पर भी इस पर काम किया जाए और पुलिस भी अपना काम करे। 2-3 बड़ी बातें हैं जिस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से जो डॉक्टर्स इसके पीछे रहे हैं, चाहे उमर की बात करें चाहे मुजम्मिल की बात करें, अब डॉक्टर्स का जो रिकॉर्ड है वो एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार करना चाहिए। खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनका जो डेटा है वो अपने पास रखना होगा। इनकी पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर ये कहाँ से आए हैं, इनकी डिग्री कहाँ की है। इसमें उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ज्यादा जिक्र किया है, प्राइवेट क्लिनिक्स का ज्यादा जिक्र किया है, क्योंकि कुछ लोग विदेशों से मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं। उनका विशेषकर उन्होंने कहा है कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो डिग्री कहाँ से आई है, किस तरीके की है, क्या वो ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, इन तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा पुलिसिंग पर भी ध्यान देने की बात उन्होंने अपने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी में भी कहा गया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो कट्टरपंथी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, इनक्रिप्टेड चैट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी की नजर में नहीं आती, आसानी से पकड़ में नहीं आती है, तो इन इनक्रिप्टेड चैट्स से कैसे कट्टरपंथियों के बीच जो वाद संवाद हो रहा है, किस तरीके से वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, खासतौर पर युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा। टेक्निकल फॉर्म में हमें और एडवांस होना पड़ेगा, साइबर को अपना और बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम इनको पकड़ सकें। लेकिन दीपक, एक बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जी, जो अधिकतर बिंदु दिए गए हैं उनमें सोशल मीडिया पर नियंत्रण, सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके साथ साझेदारी, समन्वय बनाकर काम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरा ये भी सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स के साथ बात को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सहयोग के लिए क्या केंद्र मंत्रालय भी हैं जिनके साथ सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया है। उन्होंने कहा है कि आपको जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जिन चीजों के जरिए ये चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, खासतौर पर मेटा का जिक्र उन्होंने किया है। आपको अगर मेटा के लोगों से अगर बात करनी, उनके अधिकारियों से बात करनी पड़े, तो उनके साथ बात कीजिए, उनसे समझिए कि आखिर जो इंक्रिप्टेड चैट्स होती हैं, जो वाद संवाद हो रहा है, जिसमें किसी को पकड़ना मुश्किल होता है, उसको किस तरीके से पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़कर सामने आ रही है। और खासतौर पर ये जो ब्लास्ट वाला जो प्रकरण हुआ है, इसके बाद से कई चीजें सामने आई है कि जो पूरा का पूरा जो ये सिंडिकेट चल रहा था वो इंक्रिप्टेड चैट्स के जरिए ही चल रहा था, कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे कहां से कहां पहुंचा, कैसे जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ आते हैं, कैसे मेडिकल डिग्री के थ्रू जो तमाम जो मेडिकल में से जुड़े लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल लोग हैं उनको जोड़ा गया। इसमें नई चीजें सामने आई कि प्रोफेशनल लोग अब इस तरीके के काम कर रहे हैं, वो कट्टरपंथियों के निशाने पर किस तरीके से, इशारों पर किस तरीके से काम आगे कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है, जिन बातों का हमने देखा पिछले दिनों, जिस तरीके की चीजें सामने इस ब्लास्ट में, किस तरीके से जो आतंकवादी हैं वो अमोनियम नाइट्रेट जमा
जमा कर रहे थे, किस तरीके से वो लोगों को बरगला रहे थे, किस तरीके से प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे, पुलिस का इस दौरान क्या रोल रहा, पुलिस कैसे इससे बच सकती है, आने वाले दिनों में पुलिस इस पर क्या कर सकती है, प्रशासनिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं। एक बड़ी बात है जिस पर अब सरकार सक्रियता से इस तरीके से काम कर रही है कि वो तमाम रास्ते जिनकी वजह से ये इस तरीके का हमला हो पाया वो संभव ही ना हो पाए, जिसमें दिल्ली का परिवहन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं दिल्ली पुलिस पहले ही टेनेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी एक अभियान चला रही है, तो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनको और ज्यादा व्यापक और विस्तृत किए जाने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहे मिड-डे प्राइम। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग के दल के 4 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है। आज चुनाव आयोग ने न्यू टाउन में ईवीएम व्यवस्था की जांच को लेकर जिलाधिकारियों के साथ एक विशेष कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला का नेतृत्व सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती कर रहे हैं। इस बैठक के 24 घंटे के भीतर मुख्य सचिव मनोज पंत भी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इसे यह अटकलें भी तेज हो गई हैं कि क्या मुख्य सचिव की ये बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे उस पत्र से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओ को जारी कारण बताओ नोटिस की तार्किकता पर सवाल उठाए थे। राज्य सचिवालय के जिलाधिकारियों की अलग होने वाली बैठक से अब तनाव भी बढ़ गया है। इस बीच राज्य सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार कोलकाता उत्तर क्षेत्र के 7 बीएलओज को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन में लापरवाही के आरोप में चुनाव आयोग ने आज दोपहर तक इन 7 बीएलओ से जवाब मांगा है। राज्य सीईओ कार्यालय के मुताबिक 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच एकत्रित किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म्स में से 30% डिजिटाइजेशन का लक्ष्य था, लेकिन इन 7 बीएलओज ने केवल 4 से 8% तक ही डेटा दर्ज किया है। बंगाल में अब तक 99.7% एन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं, लेकिन ऐप में दर्ज होने की दर केवल 25.5% ही है। और इस सबके बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम लगातार जारी रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीईसी ज्ञानेश कुमार को लिखे उस लेटर के बाद ये पत्र अब आया है, जिसमें राज्य में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी। और अपने पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ही लेटर के दावों को खारिज कर दिया है। अपने पत्र में पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का संदेश भारत निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि इसका उद्देश्य चुनाव अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करना और अयोग्य और अवैध मतदाताओं से बने वोट बैंक की रक्षा करना है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर बूथ लेवल अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने और अपनी राजनीतिक सनक को प्राथमिकता देने के लिए उकसाया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के चुनाव आयोग को धमकाने और उसकी अवज्ञा करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर करना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बीएलओ को बार बार धमकाया है। चुनाव आयोग के खिलाफ उनकी सार्वजनिक टिप्पणियां बेहद तीखी रही हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के माननीय सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल पर बिना किसी सबूत के भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाना भी शामिल है। भाजपा नेता ने ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग में जनता का विश्वास खत्म करने और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है।
तो राज्य में विपक्ष के नेता के द्वारा ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर हमले। इस वक्त और बातचीत के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, हम देख रहे हैं लगातार एसआईआर को लेकर किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार इसका विरोध कर रही है। अब ये जो पत्रावली शुरू हुई है, इसके तहत क्या हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन राजनीति भी इस पर घमासान हो रही है? देखिए जिस तरह से सिचुएशन इन्वॉल्व हो रहा है बंगाल में एसआईआर को लेके, उसको चलते तो यही सारी बातें विपक्ष कह रहे हैं। क्योंकि 4 नवंबर जब एसआईआर यहाँ पे शुरू हुआ, उसी दिन ममता बनर्जी ने रैली निकाल दिया और उसके बाद वो जब नॉर्थ बंगाल दौरे में गई, वहां पे जाके उन्होंने कहा कि एसआईआर एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और एसआईआर को रद्द करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है उसमें टीएमसी भी पार्टी हुई है, ये बात उन्होंने कहा था। फिर अब जाके जब स्वरूपनगर के छवि आने लगे हैं, स्वरूपनगर से जब देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी जो वहां पे वोटर्स है वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेशी वोटर्स के वो यहाँ पे आधार कार्ड से उनका वोटर कार्ड था, वो सरकारी जितने भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ उठाते थे। टीएमसी पार्टी में वो वोट देते थे, टीएमसी के कार्यकर्ता उनके पास आते थे, टीएमसी के कार्यकर्ता आके उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने में उनको मदद किया। तो इतने सारे दावे जब सामने आए तभी देखा गया कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले तो एक सैंडल में पोस्ट किया और फिर एक 3 पन्नों का लेटर लिखा और जिसमें उन्होंने जो बात मेंशन किया है उसमें ये जो बीएलओ का प्रेशर का बात उन्होंने मेंशन किया है। देखा गया कि 7 बीएलओ को चुनाव आयोग ने शोकॉज किया है जो बेलेघाटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, क्योंकि वो लोग डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ठीक से कर नहीं गए थे। जहां पे 30% का लक्ष्य मात्रा था, 30% का लक्ष्य मात्रा था, उसमें सिर्फ 4 या 8% वो कर पाए थे। तो इसके लेके चुनाव आयोग ने उनको कारण बताओ नोटिस दिया। तो उसमें भी देखा गया कि सीएम ममता बनर्जी के लेटर में वो पोर्शन भी उन्होंने मेंशन किया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीएलओ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन सौरभ, जिस तरीके के दृश्य सामने आते रहे हैं लगातार, ये दिख रहा है हमें कि किस तरीके से जो घुसपैठ ये थे वो अब वापस बांग्लादेश जाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दृश्य हमारे सामने हैं। तो क्या बीएलओ को पीड़ित दिखाते हुए जो ममता बनर्जी लगातार एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है, क्या ये माना जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया को किसी तरीके से रोकने की एक हताशा से नजर आ रही है राज्य सरकार में, कि एक नैरेटिव गढ़ा जाए इसको लेकर? अब देखिए, जो विरोधी पक्ष है वो उनका जो कहना है वो यही बात कह रहे हैं कि आखिर जब एसआईआर क्यों हुआ था, एसआईआर का ऑब्जेक्टिविटी क्या था। एसआईआर का ऑब्जेक्टिविटी था अगर वोटर्स में कोई मृत वोटर हो, कोई फर्जी वोटर हो, कोई घुसपैठिया हो तो उनका नाम वोटर तालिका से, वोटर लिस्ट से हटाया जाए। तो जब देखा जा रहा है कि वही प्रोसेस के चलते जो अनुमान लगाया जा रहा था वो सच है, विजुअल्स तो वही कह रहे हैं, जमीने हकीकत तो वही कह रहे हैं ना, जो बात अनुमान था वही सामने आ रहा है। तो तभी चलते जब हर कदम पे चुनाव आयोग के हर कदम पे सत्ता पक्ष सवाल उठा रही है, चाहे वो बीएलए के नियुक्ति में जो नियम का हेरफेर हो, चाहे वो बीएलओ को शोकॉज करने का स्टेप हो, चाहे वो एसआईआर को लेके बाकी सारे जो स्टेप्स है, बाकी सारे जो प्रोसेस है वो हो, सबको लेके टीएमसी ने हर एक कदम को लेके विरोध किया है। इसी के चलते आज विरोधी जो पक्ष के प्रतिपक्ष के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी वो आए थे यहाँ पे। उन्होंने दिल्ली की जो टीम आई हुई है, गणेश भारती जी आई हुई है, सीनियर डिप्टी निर्वाचन कमिश्नर, उनसे बात हुआ है और उनके प्रेजेंस में उन्होंने कहा है कि बीएलओ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। एवं इस आरोप के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जो वीडियोज है, उनके कुछ वीडियोस, कुछ डीएम्स ऐसे हैं जो बीएलओ को ये बात पे दबाव डाल रहे हैं कि ताकि घुसपैठिया का नाम वोटर लिस्ट में रहे, वहां से ना हटे। ये काफी गंभीर आरोप है। और साथ ही चलते सीओ ऑफिस का जो एक आधिकारिक है उनके खिलाफ भी प्रतिपक्ष नेता का कहना है कि वो भी जो न्यूट्रलिटी होता है वो नहीं निभा रहे हैं, उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं। और इस चलते एक खबर ये आ रही है कि आज जिला जितने भी डीएम है, यहाँ पे जिला अधिकारिक है, प्रशासनिक अधिकारिक है, उन सबसे एसआईआर का कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना आगे काम हुआ है, उस बारे में जायजा लिया है।
CAC के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और इस महीने के आखिर में वो फिर बंगाल दौर कर सकती है, ऐसा भी खबर है। जी, तो सौरभ क्या ये कहना सही रहेगा कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है ये जो चुनाव आयोग कर रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे में इस राज्य में पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की ओर से एक रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है, एक विरोध का सुर उठते इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं, जो पहले से ही जब ऐसे बिहार में शुरू हुई तब से ही ये शुरू हो चुका था। लेकिन इसकी वजह से राज्य सरकार का जो व्यवहार है, जो रवैया है, उसकी वजह से ये प्रक्रिया SIR की प्रक्रिया में किस तरह की बाधा दिख रही है जमीन पर? जमीन की बाधाएं अगर बात करें तो जो VLOs हैं, वो VLOs के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो VLOs का कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के वक्त VLOs का शुरू से दबाव था कि वो CRPF का मांग किए थे। उन्होंने कहा था कि अपना सिक्योरिटी चाहिए। क्यों ये डर, क्यों VLOs के अंदर ये डर क्यों? वो तो देश के चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। कौन सी ऐसा माहौल है, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो उनको चुनाव आयोग से ये कहना पड़ रहा है कि हमको आप सिक्योरिटी दीजिए, हमको आप CRPF दीजिए, वरना हम जा नहीं सकेंगे। चुनाव आयोग का भी ये कहना है कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक हद तक ठीक है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन असली काम अब शुरू होगा जब डिजिटलाइजेशन का काम होगा, डेटा ठीक से एंट्री हुआ कि नहीं है। आपको याद रहेगा कि अभी चुनाव आयोग ने जो स्टेप लिए हैं उसमें तो उन्होंने कहा है कि BLO को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। BLA क्यों, उनको भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है सभी सही तरह से वोटर ने डाले हैं। ऐसा हालात क्यों वेस्ट बंगाल CO ऑफिस को इतने सारे नियम लागू करने पड़ रहे हैं? सारे देश में 12 टोटल 9 स्टेट्स है और 3 केंद्र शासित अंचल है, यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन सिर्फ बंगाल में हर SIR के हर स्टेप के लेके प्रशासनिक तौर से इतनी आपत्ति क्यों आ रही है? ये सवाल तो हर जगह पे है। यहाँ तक और एक इनपुट आपको दे दूं कि चुनाव आयोग ने जो बंगाल के CO ऑफिस है, उन्होंने 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर मांगे थे। क्यों मांगे थे? ताकि BLO के ऊपर दबाव ना पड़े। BLO जो कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन के लिए हमारा काम करने में दिक्कत हो रहा है, इतना सारा काम हम कैसे करेंगे, फॉर्म कलेक्ट करें, फिर उसको डेटा अपलोड करें, वो भी एक टाइम फ्रेम के अंदर। तो चुनाव आयोग का कहना है कि हमने 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स मांगे थे, उसके लिए टेंडर भी किए थे, लेकिन वो फाइल अभी तक मंजूरी नहीं मिला। बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने सौरभ, जो आप बातें बता रहे हो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार SIR की प्रक्रिया को बाधित करने का पूरा प्रयास कर रही है, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वे इस बात को सामने लेकर आ रहे हैं और इसीलिए चुनाव आयोग को भी पत्र उनके द्वारा आज लिखा गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में लगातार SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो तमाम बाधाएं आ रही हैं उसके चलते BLOs पर विशेष दबाव की बात कही जा रही है। लेकिन ये SIR की प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से संभव हो सके, इसी को करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में हुआ SIR हम सबके सामने एक उदाहरण है जहां पर SIR की पूरी प्रक्रिया निश्चित समय में पूरी भी हुई और उसके खिलाफ एक भी आरोप, एक भी मामला सामने नहीं आया, कोई शिकायत ही दर्ज नहीं की गई। और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी थोड़ी असहज नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। गोवा में चल रहे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने महोत्सव में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने युवाओं को भविष्य का क्रिएटिव फोर्स बताते हुए कहा कि ये मंच उन्हें वैश्विक स्तर से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का मिशन भी युवा शक्ति पर आधारित है। आने वाले समय में देश का नेतृत्व यही युवा संभालेंगे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में उन्होंने 48 घंटे की फिल्म चुनौती का भी उल्लेख किया। It's a very happy moment that the young minds are here, the young minds are participating, the creative minds of tomorrow. This platform
connects to the global level and global producers. Our Prime Minister Shri Narendra Modi's vision, the youngster, our youngsters will be the leaders. They will be our Prime Minister's vision, the Viksit Bharat at 2047. I congratulate you. You are all here another 48 hours. It's not easy. Within a 48 hours, you want to make a movie, concept, music, directing, acting, lighting, camera, everything you have to mix. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने डीडी न्यूज की संवाददाता श्यामा मिश्रा से बातचीत करते हुए बताया कि भारत के युवा रचनाकार देश की नई ऊर्जा और संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे युवाओं की प्रतिभा पर पूरा भरोसा रखते हैं और यही विश्वास युवाओं को वैश्विक स्तर पर अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए प्रेरित करता है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हमारे साथ में हैं। सर, आज आपने क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो 48 घंटे की चैलेंज है उसका इनॉग्रेशन किया। क्या देख रहे हैं आप इसे, किस तरीके से और नए टैलेंट्स भारत से निकल के विश्व स्तर पर जाने वाले हैं? अब देख लो, ये हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, दिस इज इन 56th एडिशन है। yesterday formal inauguration was there, the different cultures and different areas culture are exhibited there. Then see, when we celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav, that time we introduced this new Creative Minds platform. So that increased. Now they are reached almost 130 participants are here. They are going to make a movie within a 48 hours. So our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's trust our youngsters, our new minds. For them they need a big platform like a global level. जोर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चाह रहे हैं कि भारत एक पावर हाउस बने, एंटरटेनमेंट का, म्यूजिक या AI, VFX जो भी रिलेटेड है। किस तरीके से हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए? This year beginning we had a big massive summit, that is World Audio Visual Entertainment Summit. So our Honorable Prime Minister himself, he came and our Prime Minister inaugurated. Our Honorable Prime Minister participated in that. There our Honorable Prime Minister mentioned also, he given a message to the nation, the orange economy. So for that, like IIM, IIT, our department is established Indian Institute of Creative Technology for them, because of the technology is very important. So if you join technology with the content, so our contents will reach out the global level. एक आखिरी सवाल आपसे सर, इफ्फी का 56वां संस्करण होने जा रहा है, ये हो रहा है, क्या इसमें नया है? किस तरीके से हम चमक धमक तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें अनोखा क्या होने वाला है? You see, the 76th edition of the International Film Festival. This year I already mentioned that Creative Minds of Tomorrow, they are also participating. And also we are going to honor yesterday we honored Balakrishnaji for his 50th year, and we are going to honor Mr. Rajinikanth for his 50th year. And apart from that, Sandharamji is a very legend, his 125th year we are going to celebrate. And also I want to mention here our Prime Minister believes that Nari Shakti, our Nari Shakti is the leaders, they will be the pioneers in the country. So we are giving in this first time 50 women directors, their movies are exhibiting, they are going to screen the movies. The new thing is the women directors and young creative minds. Thank you. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, जिन्होंने बात बताई कि कई सारे नए इनिशिएटिव्स इस बार लिए गए हैं और साथ ही विमेन डायरेक्टर्स को, महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है। और यही हम देखते हैं कि इफ़ी का या इवन वेव्स फिल्म बाज़ार का एक ये उद्देश्य होता है कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो पोटेंशियल हम कह सकते हैं, जहाँ पर पोटेंशियल है कहानियों का या फिल्म मेकिंग का, वो यहाँ पर उभर रहे हैं और उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वर्ष 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए देश के किसान भाई बहनों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में जहां उत्पादन करीब 252 मिलियन टन था, तो अब 106 मिलियन टन से बढ़कर करीब 358 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर करीब 1502 लाख टन हो गया है। वहीं गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मक्का का उत्पादन 434 लाख टन से अधिक और श्री अन्न का उत्पादन भी लगभग 186 लाख टन अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री ने दलहन तिलहन के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि पर खुशी जताई और बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड करीब 430 लाख टन अनुमानित है। और बात फिशरीज की करें तो भारत सस्टेनेबिलिटी, आजीविका और ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ पर जोर देते हुए आज वर्ल्ड फिशरीज डे मना रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और दुनिया के सबसे बड़े झींगा उत्पादकों में से भी एक है। भारत का मछली उत्पादन 2013-14 में 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है। मुख्य मछली प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे वैल्यू एडेड सी फूड घर पर ज्यादा सस्ता मिल रहा है और भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत हुई है। वहीं मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी अक्टूबर 2024 में 0.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 11.08% बढ़ा है और अब ये अक्टूबर 2025 की बात करें तो यहाँ 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 730 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट्स और 26,348 मछली ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं और 6,410 मछली कियोस्क, इन्हें स्थापित करने के भी कदम विभिन्न योजनाओं के तहत आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे ये सेक्टर पूरे देश में मजबूती भी पा रहा है। 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाने वाला वर्ल्ड फिशरीज डे खाने और न्यूट्रिशन की सुरक्षा, रोजी रोटी कमाने और इकोलॉजिकल बैलेंस में मदद करने के लिए सस्टेनेबल फिशरीज और एक्वाकल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। आपको बता दें कि इस दिन की शुरुआत 1997 में हुई थी और अब भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी को लेकर विभिन्न कदम उठा रहा है और ये आंकड़ों में भी परिलक्षित हो रहे हैं। अहमदाबाद में उद्यमिता पखवाड़ा और 5वें कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव संपन्न हो गया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी विशेष कार्यक्रम पर हमारी खास रिपोर्ट के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पर्व, त्योहार, तीर्थस्थल, संगीत, साहित्य और वास्तुकला सिर्फ सांस्कृतिक विरासत ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं। इस बात को बखूबी समझते हुए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडिया थिंक काउंसिल ने अहमदाबाद में उद्यमिता पखवाड़ा और 5वें कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव का आयोजन किया। 2 हफ्ते के इस आयोजन के समापन पर टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी पर एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया। इस आयोजन में देश भर से नीति निर्माता, शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे। समापन के मुख्य अतिथि ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति ने उद्यमिता विकास में EDII की भूमिका की सराहना की। Culture and economy in our country is intertwined. Every cultural activity propels the economic activity. गुजरात सरकार में मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को आज के दौर की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और संस्कृति एक दूसरे से अनोखे तरीके से जुड़े हैं और नए अवसरों का रास्ता खोलते हैं। हर प्रदेश यूनिक है, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ, दुनिया में शायद किसी भी देश में मिलते हैं। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, आध्यात्मिकता और भारतीय धरोहर के विभिन्न आयामों को गहराई से समझने के लिए CEC का यह विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव का पिछला संस्करण महाकुंभ के दौरान आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में गुजरात विश्वविद्यालय,
PDEU और इंडिया थिंक काउंसिल के प्रतिनिधियों ने भी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की बढ़ती संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। मेघना देव, DD न्यूज।